सभी को नमस्ते। मैं रमेश चंद्र कुमावत, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में फिजिक्स विद आरसी कुमावत। किरण प्रकाश की हम पढ़ रहे थे। किरण प्रकाश की हम आगे पढ़ रहे हैं। क्या होता है अपने पास में, कैसे हमको पढ़ना है, परीक्षा के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो, किरण प्रकाश की में हमने लेंस वगैरह पढ़ लिया था, लेंस का समीकरण निकाल लिया था, लेंस मेकर समीकरण निकाल लिया था। अब ये लेंस हमने जब निकाला था तो उससे हमारे पास में क्या हो रहा था, लेंस का जो उपयोग होता था वो सबसे ज्यादा उपयोग होता था वस्तु को बड़ा देखने में। वस्तु को बड़ा देखने में इसका उपयोग होता था। अब वस्तु को बड़ा देखना, हमको काम करना है। अब वस्तु को बड़ा देखना है तो हम कितना बड़ा देख सकते हैं? एक अपने पास में वस्तु है, उसको हम 10 गुना बड़ा देख सकते हैं एक लेंस से। पर अगर हमको 10 गुने से ज्यादा बड़ा देखना हो, यानी 10 गुना हम साधारण लेंस से देख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हमको देखना है, जैसे 20 गुना हुआ अपने पास, 30 गुना हुआ, ऐसा अगर हमको करना है तो हमें एक लेंस की आवश्यकता नहीं होगी, लेंसों की ज्यादा की आवश्यकता होगी। और लेंसों की ज्यादा की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे लेंसों का संयोजन। क्या करेंगे दोस्तों? लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन करके हम यहाँ पे लेंस की जो हमारे पास में क्षमता है, जो बड़ा करने की क्षमता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने से हमारे पास में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास में 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, जितना हम लेंस काम में लेंगे वैसे बढ़ता जाएगा। पर इसमें एक शर्त और है, लेंसों का जब संयोजन करते हैं हम तो उसकी आवर्धन क्षमता तो हम बढ़ा सकते हैं, पर जितने ज्यादा लेंस हम काम में लेंगे उतनी हमारे पास प्रकाश की तीव्रता कम होती जाएगी, तीव्रता की कमी हो जाएगी। और तीव्रता की कमी से वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारे पास, वस्तु का प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब हमारे पास में लगातार धुंधला होता जाता है। और धुंधला होने से क्या होता है, वस्तु हमको साफ दिखाई नहीं देती है। तो हम उससे एक निश्चित मात्रा में ही वस्तु का 20 गुना या 30 गुना प्रतिबिंब बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आ रहा है वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्यों करते हैं लेंसों का संयोजन, क्या इससे फायदा होता है, इसका सारा हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास टॉपिक हो जाएगा दोस्तों लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन क्या होता है, कैसे हम करते हैं, ये सारी चीज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ज्यादा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इसको बहुत कम पूछा गया है। अपने पास में अगर मैंने इसका देखा था कि मैंने क्या है कि बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आए उनको मैंने देखा तो 2004 से लेकर 2019 में अगर हम देखें तो बोर्ड परीक्षा में ये सिर्फ 2 बार आया है। और 2 बार आया अपने पास में 2 अंक से लेकर के अपने पास में 3 अंक तक का, 3 अंक, 2 से 3 अंक का अपने पास में आया लेंसों का संयोजन। तो बोर्ड परीक्षा में कोई खास नहीं है, पर फिर भी हमको पढ़ना है और हो सकता है अपने पास में परीक्षा में आ जाए। तो अपने पास में कह सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर इंपॉर्टेंट हम लगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यह पूछा जाता है। अब कैसे लेंसों का संयोजन करना है, क्या होगा आपका, बने रहिए मेरे साथ में, बहुत आसानी से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लेंसों का संयोजन करते हैं। तो लेंसों का जो हम संयोजन करते हैं उसमें हम लेंस काम में ले रहे हैं दोस्तों उत्तल लेंस। लेंस कौन से काम में ले रहे हैं हम? उत्तल लेंस। लेंसों के संयोजन में हम जब लेंस काम में लेंगे, लेंसों का संयोजन, उस संयोजन में हम दोस्तों उत्तल लेंस काम में लेंगे। उत्तल ही क्यों? उत्तल इसलिए क्योंकि इससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा बड़ा होता है। अब वो बड़ा उल्टा भी हो सकता है या सीधा भी हो सकता है, पर इससे बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों होता है, जिसमें हम बड़ा काम में लेते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं भाई, हम किसी वस्तु को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो हमको प्रतिबिंब बड़ा चाहिए, इसलिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ हम दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, वो हमारे पास में हमेशा छोटा होता है। प्रतिबिंब छोटा होता है और छोटा होने के कारण कभी भी
अवतल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में काम में नहीं लिया जाता है दोस्तों। इसको मिटा दूं मैं। तो ये हमारे पास में लेंसों के संयोजन की आवश्यक जानकारी थी कि ये जानकारी होगी तभी हम आगे का काम बढ़ सकते हैं। क्यों हम लेंसों का संयोजन करते हैं और उत्तल लेंस का क्यों करते हैं, अवतल लेंस का क्यों नहीं करते, कारण आपको पता लग गया है। अब दोस्तों हम इसका किरण चित्र देखें। किरण चित्र कैसा होगा अपने पास। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, दो लेंसों की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम करने से पहले हम केवल दो लेंसों को आगे बढ़ाएंगे, फिर उससे अपन आगे के जितने भी लेंस हम काम में लेंगे वो सारे के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। तो हमारे पास में क्या है दोस्तों, दो उत्तल लेंस हैं। ये दोनों उत्तल लेंस हम काम में ले रहे हैं, जो कि हम कह रहे हैं पतले लेंस है। पतले हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी अगर मोटाई ज्यादा होगी तो इनका जो प्रकाशिक केंद्र बिंदु है वो दोनों लेंसों का दूर दूर हो जाएगा, जिससे हमारे पास में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी का यथार्थ मापन नहीं हो पाएगा। और यथार्थ मापन नहीं होने से क्या होगा कि हमारे पास वर्ण विवर्तन का दोष आ जाएगा। वर्ण विवर्तन दोष क्या होता है दोस्तों, जब किसी लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह जब अपवर्तित होकर आगे बढ़ती है तो वह अपने पास में अपने 7 भागों में विभाजित हो जाती है और उनमें तरंग दैर्ध्य और वेग में अंतर आ जाता है। तो उसको अपन कहते हैं वर्ण विवर्तन। वो अपन आगे पढ़ लेंगे दोस्तों। तो अपने पास में कह रहे हैं हम कि यहाँ हमारे पास में दो उत्तल लेंस हैं जो कि हमारे पास में इस प्रकार रखे हुए हैं। ये दोनों लेंस हमारे पास में दोनों प्रकाशिक केंद्र नजदीक नजदीक रखे हैं। इनके प्रकाशिक केंद्र को मैं दोस्तों P1 और P2 कह रहे हैं। इन दोनों लेंसों का नाम दे दिया मैंने L1 और L2, या फिर आप अपनी इच्छा से AB भी देना चाहो तो AB कह सकते हो। मान लो इस लेंस को हमने A कह दिया, इसको हमने कह दिया B। इस लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हमने कह दिया F1, दूसरे लेंस की फोकस दूरी हमने कह दी F2। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब निकाल रहे हैं इन दोनों लेंसों के संयोजन से। तो प्रतिबिंब निकालने के लिए हमको स्वाभाविक बात है एक बिंब की जरूरत होगी। तो बिंब को हमने कह दिया दोस्तों O। O क्यों? O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है बिंब या वस्तु। इस बिंब या वस्तु से कोई प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित हुई। जैसे इस लेंस पर आपतित हुई तो ये प्रकाश की किरण आपतन का हमने चित्र, इसका किरण चित्र इस प्रकार बना सकते हैं। और यहाँ अपने पास में वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है अपने पास में दोस्तों I पर। यहाँ अपने पास में लेंसों के संयोजन से वस्तु का प्रतिबिंब बन गया I। अब आप देखोगे कि यहाँ जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है I, वो केवल उत्तल लेंस A के कारण बना है। इसमें B लेंस का कोई उपयोग नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि जब इस लेंस पर भी प्रकाश किरण आपतित होगी तो उसमें अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने से वस्तु का जो प्रतिबिंब है जो बिंदु I पर बना है वो I पर नहीं बनेगा, उससे कुछ आगे या पीछे बनेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ केवल ये जो हमारे पास प्रतिबिंब बना है I, वो केवल एक लेंस के कारण बना है। इसलिए इस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इसको हम I डैश से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दो लेंस है पर काम कितना आ रहा है, केवल एक। इसलिए इस प्रतिबिंब को हमने कह दिया आभासी प्रतिबिंब। अब ये आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो अपन देखें यह आभासी प्रतिबिंब इस दूसरे लेंस जो हमारे पास में दूसरा लेंस है, चाहे B कह दो चाहे L2 कह दो, इसके लिए एक बिंब का कार्य करता है जिसका अपने पास में वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। इनको अगर हम किरण की दिशा दे दें तो ये हमारे पास में दोस्तों इसकी किरण की दिशा हो जाएगी कि इधर से इधर प्रकाश की किरण हमारे पास में जा रही है। तो बिंदु I पर इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। अब वो वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा होता है, छोटा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब हमको करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पे इन दोनों लेंसों की जो फोकस दूरी है उनके बीच संबंध लाना है। क्यों? क्योंकि लेंसों का संयोजन करेंगे तो इनकी फोकस दूरियों F1 और F2 के बीच संबंध आएगा। एक अपने पास में जब हम लेंस पर प्रकाश किरण आपतित कराते हैं तो अपवर्तन के बाद में प्रकाश की किरण मुड़ती है, और प्रकाश की किरण अगर मुड़ेगी तो उस घटना को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। क्षमता मतलब पावर। पावर अपन सबकी अलग अलग होती है, किसी के खाने की पावर होती है, किसी के पढ़ने की पावर होती है, किसी के लड़ाई झगड़े की पावर होती है, किसी के काम करने की पावर होती है कि कौन कितना अच्छा लड़ाकू है तो उसकी पावर में काउंट होती है। कोई अच्छा पढ़ने वाला कोई 12 घंटे पढ़ सकता है, कोई 20 घंटे पढ़ सकता है, तो उसकी क्या होगी? पावर।
तो समता अपने पास में यहाँ पावर या समता को हम कहें कि लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होगी, वो उसको मोड़ने की क्षमता कहलाएगी, उसको हम पावर कहेंगे। इसको हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी पावर में संबंध निकालेंगे P1 और P2 के बीच में। फिर अपन थोड़ा सा और देखें, पावर के बीच में संबंध आ गया। लेंसों का जब हम संयोजन करते हैं तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, और प्रतिबिंब हमारे पास वस्तु से या तो बड़ा होता है या छोटा होता है। यहाँ हम लेंसों को काम में ले रहे हैं तो प्रतिबिंब बढ़ाने के काम में ले रहे हैं, और प्रतिबिंब बढ़ाने के लिए काम में ले रहे हैं तो प्रतिबिंब बढ़ाने की क्षमता को हम कहते हैं आवर्धनता, जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इस लेंस की आवर्धन क्षमता m1 होती है, इसकी आवर्धन क्षमता m2 होती है। तो यहाँ हमको दोस्तों m1 और m2 में भी संबंध लाना होगा। तो ये हमारे पास में इस टॉपिक को पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण भाग है, यानी हमको इन राशियों में संबंध लाना है। अब हम काम करना स्टार्ट करें, बहुत आसान है। चित्र बना लिया हमने, चित्र के अंदर हम दूरियों का नाम दे दें कि कहाँ से कौन सी दूरी है। हम बात करें बिंब दूरी, क्योंकि बिंब यहाँ रखा हुआ है, ये दोनों लेंसों का जो मध्य बिंदु है उसको हम ले लें, इसकी जो दूरी होगी उसको हमने कह दिया माइनस का u। क्यों? क्योंकि बिंब दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, ये लेंस के बाईं ओर की दूरी, इसलिए माइनस में होगी। अब हम प्रतिबिंब दूरियों की बात करें, यहाँ प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी v, क्योंकि यहाँ वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए v। और अपने पास में दूसरी दूरी को हम कहें, इस L1 L2 को हटा दें, क्योंकि वस्तु के लेंसों का हमने नाम दे दिया a और b। यहाँ जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी v बेस। दोस्तों यहाँ तक हमको चित्र बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, दूरियां बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसके अंदर हम जब डेरिवेशन सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का डेरिवेशन पार्ट है, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ सूत्र उत्पन्न करना है, इनके बीच में तो हमको कुछ लिखना जरूर होगा कि हमने जो काम किया उसको हम लिखेंगे। तो लिखने का काम में है, लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल के सुना रहा हूँ, सुनते जाइए आप क्या क्या लिखना है। और अगर आप लिखना चाहो तो आप अपनी पेन कॉपी साथ रख लो, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ एक एक चैप्टर के। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे नोट्स बन जाएंगे आपके, आसान चैप्टर है पढ़ने के लिए। और सबसे मैं कहता हूँ कि सबसे आसान फिजिक्स का पार्ट यही है, अगर समझ में आ जाए तो। और समझ में नहीं आता है तो इसके न्यूमेरिकल बहुत खतरनाक है। न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, सारे चैप्टर के जो खास खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किताब में दिए हुए वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। तो अपने पास में क्या क्या हमको इसके अंदर लिखना है, लिखने की कहानी सुनो दोस्तों। पहले हम कहेंगे चित्रानुसार ए तथा बी, चित्रानुसार ए तथा बी दो उत्तल लेंस है जिनके प्रकाशिक केंद्र P1 और P2 है। इन दोनों को समांतर रखते हुए इनको संयोजित किया जाता है। इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी f1 f2 है, समताएं P1 P2 है तथा आवर्धन समता m1 m2 है। इन दोनों लेंसों का संयोजन करके बिंदु O पर एक वस्तु रखते हैं जिसका आभासी प्रतिबिंब बिंदु I' पर बनता है। यह आभासी प्रतिबिंब दूसरे लेंस B के लिए एक बिंब का कार्य करता है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। इनकी दूरियां क्रमशः -u प्रतिबिंब दूरी v और आभासी प्रतिबिंब दूरी v' है। ये अपने पास में आसानी सी चीज हमको यहाँ पे लिखनी थी, जो डेरिवेशन का पार्ट है। अब अपन इसमें सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। तो सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए हम करेंगे पहले कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, लेंस का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास में किसका सूत्र काम में लेंगे हम, लेंस का। तो हम लिख सकते हैं लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र था दोस्तों हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब लेंस सूत्र से हम काम करना स्टार्ट करें। पहले हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, लेंस ए के लिए काम कर रहे हैं। तो हम कहेंगे लेंस ए के लिए हम काम करें तो दोस्तों यहाँ 1/f, चूंकि लेंस ए के लिए फोकस दूरी है f1, तो f की जगह हम लिख देंगे f1 बराबर 1/v। यहाँ v अपने पास में प्रतिबिंब दूरी है। अब यहाँ देखो लेंस ए के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है वो अपने पास में, चूंकि I' पर प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी प्रतिबिंब दूरी है हमारे पास में v'। तो यहाँ आ जाएगी v' -1/u, समीकरण नंबर 2।
इसको लिखने में दोस्तों आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, बहुत आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब हम दूसरा समीकरण लिखें इसी प्रकार, लेंस बी के लिए, लेंस बी के लिए अगर हम लिखें तो यहां से आ जाएगा 1/f, f की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में f2 बराबर 1/, अब यहाँ प्रतिबिंब दूरी, चूंकि यहाँ इससे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बिंदु v पर, तो यहाँ आ जाएगा v दूरी के लिए माइनस 1/, यहाँ अपने पास में है u, u अपने पास दोस्तों बिंब दूरी है, पर यहाँ जो बिंब दूरी है ये आभासी प्रतिबिंब जो बना है उसके लिए दूरी काम आएगी, और वो दोस्तों हमारे पास में है v डैश, इसलिए यहाँ आ जाएगी हमारे पास दूरी v डैश। समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों अगर हम इसको देखें, समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गए। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, F1 F2 के बीच संबंध लाना है। तो इसमें देखो F1 है, इसमें F2 है, इनके बीच संबंध लाना है, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ दें। क्यों, क्योंकि हमारे पास में तो u और v काम आते हैं, u और v काम आते हैं, तो यहाँ v डैश दोनों अतिरिक्त है, इनको हटाना है। यहाँ 1/v डैश प्लस का है या 1/v डैश माइनस का है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक दूसरे से कट जाएंगे, ये हट जाएंगे, और हमको इनको हटाना है। तो हम कह सकते हैं समीकरण 2 व 3 का योग करने पर, इनका योग करने की हम कहानी स्टार्ट करें तो हम कह सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। दोस्तों 1/v डैश से 1/v डैश कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, दोनों आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या अपने पास, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर बचेगा अपने पास 1/v माइनस 1/u। अब अपन देखें यहाँ पे इस समीकरण को देखें, इस समीकरण को हम दे दे दोस्तों 4 नंबर। समीकरण 4 और समीकरण 1 को हम देखते हैं तो दोनों का RHS बराबर है हमारे पास दोस्तों, दोनों का RHS बराबर है, तो इनको हम क्या कर दें, बराबर कर दें, यानी हम कह दें समीकरण 1 व 4 के LHS को बराबर कर दें। बराबर कर दे तो अब बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का RHS बराबर है, तो हम LHS को बराबर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यह आ जाएगा हमारे पास में जब हम दो लेंसों का संयोजन करते हैं तो उसकी तुल्य फोकस दूरी का सूत्र, ये अपने पास में किसका सूत्र आ जाएगा दोस्तों, तुल्य फोकस दूरी का सूत्र। बहुत आसान था, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर हमारे पास में दो लेंस ना हो करके दो से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या n लेंस हो, तो n लेंसों के लिए क्या सूत्र होगा, इसको भी देखने में, n लेंसों के लिए इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ और लिख दें, इसी प्रकार हम n लेंसों के लिए अगर हम सूत्र लिखें तो यहाँ से 1/f तो ऐसे कैसे रह जाएगा, बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस ऐसे डोटेट करके यहाँ पे n लेंस तक आ जाएगा 1/f1 जितने हमको लेंस चाहिए उतने के लिए हमारे पास में सूत्र आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक हमारे पास में हल करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमारे पास में ये सूत्र आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेंसों का संयोजन हो गया है कंप्लीट। अब हम बात करें दोस्तों इसकी शक्ति के बारे में। लेंस की शक्ति हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं इसका सूत्र बता दूं। देखो लेंस की जो शक्ति होती है उसका सूत्र होता है लेंस की शक्ति या समता, इसको समता कह दो या शक्ति कह दो, एक ही मतलब होता है, जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति या समता एक ही शब्द है, क्या अर्थ होता है आप खुद जानते हो कि ये हमारे पास में कोई उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस में ये हमारा मुख्य अक्ष है, इस पर हम कोई प्रकाश किरण आपतित करा रहे हैं, अपवर्तन के बाद में यह इस प्रकाश किरण को कितना मोड़ सकता है, उसके मोड़ने की क्षमता ही उसकी शक्ति या क्षमता कहलाती है। अगर यह कम मोड़ता है, जैसे इसको हम नंबर 1 दे दें, इसको नंबर 2 दे दें प्रकाश किरण, तो यहाँ इसकी क्षमता कम होती है, यहाँ इसकी क्षमता ज्यादा होती है। क्यों?
क्योंकि यहाँ यह ज्यादा मोड़ रहा है, यहाँ कम मोड़ रहा है। और अगर मान लो अगर हम सीधी रेखा की बात करें यहाँ से कि यह नहीं मोड़ रहा है तो इसकी समता हो जाएगी P बराबर 0, क्योंकि मोड़ ही नहीं रहा है तो समता क्या हो जाएगी 0। तो समता अपने पास में क्या होता है, उसकी मोड़ने की क्षमता होती है। अब यहाँ देखें हम, यहाँ इसकी फोकस दूरी f1 मान लो और यहाँ तक की दूरी, और यहाँ की दोस्तों अगर हम कहें तो यहाँ आ जाएगी f2। तो अपने पास में क्या हो रहा है दोस्तों कि जितनी ज्यादा क्षमता होती है उतनी उसकी क्या होती है, फोकस दूरी कम होती है। अगर फोकस दूरी हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ फोकस दूरी बढ़ गई तो क्षमता ऑटोमेटिक क्या हो रही है, कम। इसके लिए हम देखें फोकस दूरी कम है तो यहाँ इसकी क्षमता क्या हो जाती है, ज्यादा। तो इससे अपने पास सूत्र क्या बनता है दोस्तों कि किसी लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। f का मान बढ़ाओगे तो P कम हो जाएगा, f का मान कम करोगे तो P का मान बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता या शक्ति है वो आ जाएगी P बराबर 1/f। कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास दोस्तों। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार A व B लेंस की, A व B लेंस के लिए हम कह सकते हैं आसानी से कि लेंस A के लिए हो जाएगी क्षमता P1 बराबर 1/f1 और इसी प्रकार P2 बराबर आ जाएगा 1/f। और अगर मान लो अपने पास में और कोई लेंस हो, जैसे हमारे पास में P3 है तो यहाँ आ जाएगा 1/f3। और इसी प्रकार अगर मान लो हम nवें लेंस की क्षमता करें तो Pn बराबर आ जाएगा 1/f। इसका मान हम समीकरण इसमें रखते हैं पहले वाले समीकरण में, तो यहाँ अपने पास 1/f बराबर बन जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 अगर हमारे पास में दो लेंस है तो, और अगर दो से ज्यादा है तो P बराबर आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस रोटेट करके अपने पास में Pn। ये हमारे पास में सभी लेंसों की क्षमता का सूत्र आ जाता है। इसको निकालने में मेरे को नहीं लगता आपको कहीं परेशानी आएगी दोस्तों, बहुत आसान था, बिल्कुल आसान टॉपिक था। आगे हम बढ़े तो हमारे पास में देखो क्षमता का काम हो गया। अब अपने पास में बात आ रही है आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता हम कैसे निकालेंगे, क्या इसका मान था, इधर वाला मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। अब हम देखें इसको, आवर्धन क्षमता हम कहते हैं तो आवर्धन क्षमता है क्या। हमने आवर्धन क्षमता लेंस के लिए या दर्पण के लिए पढ़ी थी। सॉरी, मैंने आपको लेंस के लिए आवर्धन क्षमता नहीं पढ़ाई पर दर्पण के लिए पढ़ाई थी। लेंस के लिए भी आप समझ लो, लेंस के लिए दर्पण के लिए दोनों एक समान है, बराबर है। क्या होती है, किसी लेंस से या दर्पण से बने प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी का अनुपात उसकी क्षमता कहलाती है, या प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब का आकार का अनुपात उसकी क्षमता कहलाती है। तो अपने पास में यहाँ लेंस की जो आवर्धन क्षमता है, चाहे दर्पण की ले लो, एक ही मतलब है, m बराबर आ जाएगा V/u। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे हल कर लें। आवर्धन क्षमता m बराबर V/u, ये तो हमारे पास में ऐसे ही रहा, इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव और कर दिया, v' से अंश में और v' से हर में हमने गुणा कर दिया। कोई फर्क नहीं आया हमारे पास में दोस्तों, कोई फर्क नहीं आया तो इसको हम आगे बढ़ा लें। m बराबर, इसको हम लिखते हैं V/v' गुणा v'/u। यहाँ तक हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं। इस v' को हमने इधर ले लिया, u को इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है हमको दोस्तों। अब हम आगे देखें। देखो हम यहाँ पे लेंस की क्षमता की जब हम बात कर रहे थे तो लेंस की क्षमता का सूत्र ये अपने पास में था क्या कि प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात लेंस की क्षमता कहलाता है। अगर हम ए लेंस के लिए अगर हम क्षमता की बात करें, आवर्धन क्षमता, ए लेंस की आवर्धन क्षमता की बात करें उसको हम कह रहे हैं दोस्तों m1। तो बराबर क्या होगी, ये अपने पास ए लेंस है, ये हमारे पास बिंब दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी है। तो बिंब दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगी जो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी v' बिंब दूरी हो जाएगी u। यहाँ हम प्लस माइनस का चिन्ह काम में नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे साधारण सा काम को करना है, प्लस माइनस चिन्ह हम काम में नहीं ले रहे। ए लेंस के लिए हो जाएगा, इसी प्रकार बी लेंस के लिए अपने पास में मान हो जाएगा m2 बराबर। अब यहाँ दूसरे लेंस के लिए देखो आप, यहाँ प्रतिबिंब दूरी हो जाएगी v और बिंब दूरी हो जाएगी हमारे पास में v' आ जाएगी दोस्तों, हमको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला मान हम इस समीकरण में रखते हैं,
यानी m1 और m2 का मान इस समीकरण में रखेंगे हम दोस्तों, तो m बराबर आ जाएगा v अपॉन वी डैश। v अपॉन वी डैश का मान क्या है दोस्तों, हमारे पास m2 है, गुणा वी डैश अपॉन यू, वी डैश अपॉन यू अपने पास में m1। तो अपने पास में जब हम दो लेंसों का संयोजन करते हैं तो हमारे पास इनकी आवर्धन क्षमता आपस में गुणा के रूप में आएगी। अगर हम शक्ति की बात करें तो वो साधारण रेखीय रूप से योग के रूप में आएगी। और अगर हम इनकी फोकस दूरियों के लिए कहें तो इनकी फोकस दूरियां व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्यों, क्योंकि यह हर में है, व्युत्क्रमानुपाती योग के रूप में आएगी, या फिर यह कह सकते हैं अनुपातिक रूप में योग में आएगी। अगर हम यहाँ पे और लेंस काम में लें, ये तो हमने दो ही लेंस काम में लिए थे, अगर दो से ज्यादा लें तो इनके लिए सूत्र आ जाएगा m1 गुणा m2 गुणा m3 गुणा, ऐसे अपने पास मान बढ़ता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा m। दोस्तों आवर्धन क्षमता में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हमारे साथ में यह दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। मिटा दूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो लेंसों का संयोजन हमने कर लिया। लेंसों का संयोजन करने से फायदा क्या हुआ हमारे पास, हम लेंसों का संयोजन करके क्या कर रहे हैं दोस्तों, किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखा रहे हैं। जो प्रतिबिंब हमारे पास बन रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, बड़ा कर रहे हैं। अब बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा करने का काम कौन करता है, जो छोटी चीज है उसी को बड़ा करने का काम करेंगे, और छोटी चीज को बड़ा करने का काम करती है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी में हम इन लेंसों का उपयोग, जो हमने अभी सूत्र पढ़े हैं संयोजन के, उन सभी का उपयोग हम आगे करेंगे। जो हमारे पास में आगे का टॉपिक है जो अपन आगे धीरे धीरे दोस्तों पढ़ते चलते हैं। अब हमने देखो यहाँ तक लेंस की क्षमता पढ़ी थी, तो लेंस की क्षमता को हमने अलग से नहीं पढ़ा, तो लेंस की क्षमता अपन आगे पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। लेंस की क्षमता, क्षमता कह दो चाहे इसको शक्ति कह दो, एक ही मतलब है। इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श हम कर ले। क्षमता आपको मैंने पहले से बता दिया, क्षमता या अपने पास में शक्ति, इसको हमने पहले से बता दिया दोस्तों। क्षमता या शक्ति हमारे पास में होती क्या है, ये हमारे पास में होती है दोस्तों एक प्रकार की ताकत, हिंदी में हम कह सकते हैं ताकत। ताकत आपको मैंने अभी बताई थी कि जैसे मैं मेरी ताकत की बात करूं, मैं आराम से 4 रोटी खा सकता हूँ, मेरी ताकत है। मेरा भाई है, उसकी ताकत दिन की 2 रोटी खाने की है, तो ताकत अलग अलग हो गई कि वो है आदमी जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा खाना चाहिए। दूसरी बात पढ़ने की ताकत देखें, मैं आराम से 6 घंटे पढ़ सकता हूँ। फिर मेरा छोटा बच्चा है वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकता, तो उसकी ताकत कम है, मेरी ताकत ज्यादा है। मेरा एक पड़ोसी है, उसकी लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, वो किसी से भी लड़ सकता है, तो हम कहते हैं उसकी लड़ने की शक्ति अतीब है। मैं मेरी लड़ने की शक्ति कहूँ तो मेरे से लड़ाई नहीं जाता है, तो मेरी ताकत कमजोर है। तो ताकत या क्षमता शक्ति, इनका सबका अर्थ एक ही है कि कौन अपने कार्य क्षेत्र में अधिक है। तो हम यहाँ पे लेंस की क्षमता की बात कर रहे हैं। अब देखो लेंस की क्षमता या ताकत होगी क्या, देखिए इसका अपन चित्र बना लें। ये हमारे पास दोस्तों मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस पर हमने कोई प्रकाश किरण आपतित करा है, ये इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। इस पर जैसे प्रकाश किरण आपतित कराई तो ये प्रकाश किरण को क्या कर देता है, मोड़ देता है। जिस बिंदु पर मोड़ता है उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु। ये हमने लेंस के अपवर्तन नियम पढ़े थे, उसके अंदर हमारे पास में आसानी से हम। अब इसकी मोड़ने की अगर हम क्षमता की बात करें तो कितना मोड़ सकेगा, उसके लिए हमारे पास में यहाँ हम कोण नापते हैं। उस कोण को हमने कह दिया डेल कोण। ये डेल कोण होता क्या है, हमारे पास में मोड़ने की क्षमता है। अगर डेल कोण का मान ज्यादा है तो हमारे लेंस की क्षमता ज्यादा होगी, डेल कोण का मान कम है तो कम हो जाएगी। देखो ये डेल कोण है तो एकांतर कोण की परिभाषा से ये भी डेल कोण हो जाएगा, क्योंकि यह जेड आकृति में कोण बन रहा है। अब इसको अपन मान निकालें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ हमने कह दिया वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमारे पास में h है। जैसे हम कह दें कि यहाँ हमने एक वस्तु रखी थी AB, उससे प्रकाश किरण लेंस पर आपतित हो रही है और उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बना रही है। फोकस बिंदु पर नहीं, ये कहीं आगे पीछे कहीं पे बन सकता है। तो प्रकाश किरण हमारे पास फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है, तो उसके लिए हम क्षमता की बात कर रहे हैं।
अब हम बात करें क्षमता की। क्षमता होगी क्या? क्षमता अपने पास में होगी कि लेंस द्वारा, अगर इसकी परिभाषा दे तो परिभाषा क्या होगी? किसी लेंस पर आपतित प्रकाश किरण को झुकाने, मोड़ने या विचलित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, या विचलित करने की ताकत या शक्ति को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। अब क्षमता पी होती है, क्षमता को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि बराबर होती है अपने पास में जो कोण हमारे पास बन रहा है डेल, उसके बराबर होती है। अब इस कोण डेल का मान हमको निकालना है, कोण डेल का मान हमको निकालना है। कोण ये है डेल, इसका मान हम निकालना है। तो डेल का मान अगर हम निकालें तो क्या होगी दीदी? देखो हमारे पास में ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और ये हमारे पास फोकस बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी हमारे पास दोस्तों फोकस दूरी स्मॉल है। अब डेल का मान हमको चाहिए, तो P बराबर हम कह देते हैं कि ये डेल है। P बराबर दोस्तों क्या है? डेल। अब डेल का मान निकालें। अब डेल का मान हम किससे निकालेंगे दोस्तों? त्रिकोणमितीय फलन के रूप में। अब त्रिकोणमितीय फलन के रूप में हम त्रिभुज ले लें, इस त्रिभुज का हम नाम दे दें, देखो ए बी, इसको हम दे देते हैं सी बिंदु। तो हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज OCF से हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज OCF से हम कहें कि यहाँ हमको क्या करना है? कोण डेल का मान निकालना है। कोण डेल का मान निकालना है तो इसमें देखो एक तो ऊंचाई दे रखी है और एक हमको दे रखी है फोकस दूरी। ये ऊंचाई तो होती है एक प्रकार की लंब और फोकस दूरी होती है आधार। लंब और आधार के बीच में अगर हम त्रिकोणमितीय फलन देखें तो हमारे पास में क्या होगा? इसके लिए अपन सूत्र लिख लें, लाल बटे का लंब बटे कर्ण, ये तो हो गया साइन थीटा, आधार बटे कर्ण हो गया कोस थीटा, लंब बटे आधार हो गया अपने पास में टेन थीटा। तो हमारे पास में दोस्तों कोण आ जाएगा त्रिकोणमितीय के लिए टेन थीटा, और टेन थीटा नहीं है यहाँ पे, कोण क्या है? डेल। तो टेन डेल बराबर आ जाएगा आपका लंब, लंब को हम कह सकते हैं OC बटे अपने पास में आधार, आधार आ जाएगा OF। इसको हम और हल कर लें तो हम कह सकते हैं टेन डेल बराबर यहाँ आ जाएगा H/F। अब हम यह कह दें कि यदि दोस्तों यदि डेल कोण क्या है? अल्प है, डेल कोण अल्प है, अल्प हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेन डेल है ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? डेल के। और हमारे पास में टेन डेल बराबर हम कह सकते हैं डेल बराबर हो जाएगा H/P। और डेल किसके बराबर था दोस्तों? हमारे पास P के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि P बराबर आ जाएगा डेल बराबर आ जाएगा H/F, और P बराबर हम कह सकते हैं H/F। अब इसमें हम शर्त ले लें, हम कह दें कि यदि वस्तु की ऊंचाई, यदि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की जो ऊंचाई है जिसको हम कह रहे हैं H, ये लगभग 1 मीटर हो, तो अपन क्या कह सकते हैं? P बराबर आ जाएगा 1/F। यह आ जाएगा हमारे पास